सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं रेखा चित्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। जो ग्राफ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ग्राफ के बारे में पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे। जो संचयी बारंबारता होती है, मध्यांक होता है, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ समझना है कि ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। पहले ग्राफ को अच्छे से हम समझेंगे। ग्राफ जब हम एक बार समझ जाएंगे तो उसके बाद आगे की चीजें आसानी से हम समझ पाएंगे। देखिए, सांख्यिकीय आंकड़ों को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक प्रकार के रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ प्रचलित रेखा चित्र इस प्रकार है। पहला है आवृत्तीय स्तंभाकृति, ठीक है। दूसरा है आवृत्ति बहुभुज, तीसरा है आवृत्ति वक्र और चौथा है संचयी प्रतिशत या आवृत्ति वक्र या तोरण, ठीक है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं सबसे पहले आवृत्तीय स्तंभाकृति। यदि आंकड़े आवृत्ति के रूप में व्यवस्थित हो तो इस प्रकार के आंकड़ों के लिए खींचा गया स्तंभ आरेख आवृत्तीय स्तंभाकृति कहलाता है। आवृत्तीय स्तंभाकृति बनाने के लिए एक्स अक्ष पर वर्गांतरों को दर्शाया जाता है तथा वाई अक्ष पर आवृत्तियों को निरूपित किया जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए, ये वर्ग है और ये आवृत्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 100 अंकों की एक अंग्रेजी की परीक्षा में 50 छात्रों के प्राप्त अंकों की आवृत्ति वितरण तालिका नीचे दी गई है। इसकी आवृत्ति स्तंभाकृति बनानी है हमको। ये वर्ग है, यानी कि 20 से 30 नंबर के बीच में 6 बच्चे हैं, ठीक है। फिर 90 से 100 के बीच में 4 बच्चे हैं, यानी कि आवृत्ति 4 है। फिर 80 से 90 नंबर के बीच में 6 बच्चे हैं। फिर 70 से 80 नंबर पाने वालों में 8 बच्चे हैं। फिर 60 से 70 पाने वाले में 9 है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 30 से 40 तक दिया हुआ है कि कितने बच्चे हैं। अब इसको एक्स और वाई एक्सिस पर किस तरीके से यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। ये है एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष और ये ऊर्ध्वाधर जो है ये क्या है, वाई अक्ष। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने वर्गों को दर्शाया है। वर्गों को यहाँ पर वर्ग देखिए बताया गया है ना, 20 से 30, 90 से 100, यहाँ पर देखिए सब बताया गया है। और यहाँ पर आवृत्ति दी गई है, तो जो वर्ग है उसको हमने कहाँ पर रखा है, उसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा है और आवृत्तियों की संख्या को वाई पे रखा है। तो यहाँ पर आप देखिए वर्गांतर, क्योंकि यहाँ पर हमें 100 नंबर का पूरा पेपर है, तो उसको हमने 10-10 में डिवाइड कर लिया। ये हो गया 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब देखिए 20 और 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये है आवृत्तियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो 20 से 30 वाला आवृत्तीय स्तंभ है वो आप देखिए 6 तक जाएगा, क्योंकि आवृत्तियों की संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ 6 तक पहुंचेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 20 से 30 के बीच में ये पूरे के पूरे ये जो 6 बच्चे हैं ये 20 से 30 नंबर के बीच वाले हैं, यानी कि इसमें से कोई बच्चा 21 नंबर पाया होगा, कोई 25 पाया होगा, कोई 26 पाया होगा, कोई 27 पाया होगा, कोई 30 पाया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 20 से 30 वाले बच्चे हो गए। अब इसी प्रकार से 30 से 40 पाने वाले बच्चों की आवृत्ति 5 है, तो ये इसी प्रकार से 40 से 50 पाने वालों का भी 5 ही है। तो इस तरीके से ये हो गए। फिर देखिए 50 से 60 के बीच में नंबर पाने वाले बच्चों की आवृत्ति 7 है, यानी कि 7 बच्चे ऐसे हैं, तो यहाँ पर ये 7 हो गया। फिर 60 से 70 के बीच में आप देखिए 60 से 70 के बीच में 9 बच्चे थे, यहाँ पर आप देख सकते हो 60 से 70 के बीच में आप देखिए 9 बच्चे थे, तो इसकी आवृत्ति 9 हो गई। फिर यहाँ पर 70 से 80 के बीच में देखते हैं तो 8 बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए। फिर उसके बाद 80 से 90 के बीच में हम देखेंगे तो ये देखिए 6 है फिर, और उसके बाद 90 से 100 के बीच में 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपको स्तंभाकृति समझ में आ गई होगी। अब आवृत्तीय स्तंभाकृति के क्या गुण हैं, तो देखिए आवृत्तीय स्तंभाकृति वक्र केवल उन्हीं आंकड़ों के लिए प्रदर्शित किया जाता है जो आंकड़े आवृत्तियों के रूप में दिए गए होते हैं। यदि दिए गए वर्ग अंतराल को आरेख द्वारा दर्शाना हो तो ऐसी स्थितियों में आवृत्तीय स्तंभाकृति का उपयोग हितकारी रहता है। फिर है आवृत्तीय स्तंभाकृति आरेख का उपयोग केवल एक ही प्रकार के आवृत्ति वितरण के लिए किया जाता है।
अब आवृत्ति वितरण के क्या दोष हैं? तो देखिए, आवृत्ति स्तंभाकृति आरेख द्वारा उच्च सांख्यिकीय व्याख्याएं हम नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस चरों वेरिएबल्स के आवृत्ति वितरणों के द्वारा ही आवृत्ति स्तंभाकृति को प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि कुछ ही आंकड़ों को हम इस तरीके से स्तंभाकृति के रूप में दिखा सकते हैं, सभी आंकड़ों को हम इस तरीके से इस ग्राफ के माध्यम से नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आवृत्ति बहुभुज क्या होता है। तो आवृत्ति बहुभुज भी बहुत ही आसान है, तो इसको भी हम समझते हैं। तो आवृत्ति रूप में व्यवस्थित आंकड़ों को यदि स्तंभ आरेख में दर्शाया जाता है तो इस रचना को आवृत्ति स्तंभाकृति कहा जाता है। परंतु यदि आवृत्ति वितरण को स्तंभों द्वारा न दर्शाकर उन स्तंभों की शीर्ष रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर प्रदर्शित किया जाए तो यह आरेख आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। आवृत्ति बहुभुज को दर्शाने का एक तरीका यह भी होता है कि यदि वर्गांतरों की संख्या बहुत अधिक हो तो स्तंभों की जगह स्तंभों के बीच के बिंदुओं को मिलाकर रेखा खींच दी जाती है। यहाँ एक तथ्य यह भी है कि अगर हमें आवृत्ति बहुभुज बनाना हो तो सबसे पहले आवृत्ति वितरण में सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे एक एक वर्ग और जोड़ लिया जाता है तथा इन जोड़े गए आभासी वर्गों की आवृत्ति शून्य मान ली जाती है। एवं अब ठीक आवृत्ति स्तंभाकृति आरेख खींचा जाता है। फिर इसमें प्रत्येक स्तंभ की शीर्ष रेखा के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाकर एक रेखा खींच दी जाती है और इस प्रकार प्राप्त आकृति आवृत्ति बहुभुज कहलाती है। तो यहाँ पर इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। 50 अंकों की मनोविज्ञान परीक्षा में 50 छात्रों के प्राप्त अंकों की आवृत्ति वितरण तालिका इस प्रकार से दी गई है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, बढ़ा हुआ वर्गांतर 50 से 55, तो यहाँ पर देखिए आवृत्ति 0 है। अब 45 से 50 के बीच में 5 बच्चे हैं जिन्होंने 45 से 50 के बीच में नंबर पाया। 40 से 45 के बीच में 9 बच्चे हैं। 35 से 40 नंबरों के बीच में 7 बच्चे हैं। 30 से 35 नंबर पाने वालों में 8 बच्चे हैं। 20 से 30 नंबर पाने वाले बच्चे में 4 बच्चे हैं। फिर 20 से 25, फिर 15 से 20, फिर 10 से 15 और यहाँ पर देखिए 5 से 10। ठीक है, तो ये 0 है। तो इस तरीके से अब इसको हम दर्शाएंगे कैसे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए जो आवृत्ति बहुभुज है यानी कि वही चीज 5 से 10 नंबर, फिर देखिए 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, क्योंकि 5-5 का वर्गांतर है। यहाँ पर देखिए वर्गांतर 5-5 का है और यहाँ पर आवृत्तियों की संख्या जैसे हमने स्तंभाकृति में देखा था सेम वही चीज है। अब यहाँ पर हम किस तरीके से देखिए 5 से लेकर के 10 के बीच में यहाँ पर किस तरीके से हम इसको दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हल भी बताया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से देखिए यहाँ पर 5 से लेकर के 55 तक मानेंगे, जबकि हमको अच्छे से पता है कि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर ये 50 अंकों की जो परीक्षा है इसमें आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 5 से 10 के बीच कोई बच्चा नहीं है और यहाँ 50 से 55 के बीच तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि 50 नंबर की का ही पेपर था तो कोई बच्चा 55 नंबर या 51-52 कैसे पा जाएगा। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक संख्या बढ़ा करके यहाँ पर हमने 5 अंक बढ़ा लिया है ऊपर और नीचे भी 5 अंक हमने बढ़ा लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए हमने वर्गांतर 5 से 10 की आवृत्ति को 0 को, क्योंकि 5 और 10 के बीच में कोई भी बच्चा नहीं है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप देखिए A लिखा हुआ है 0। फिर उसके बाद देखिए फिर वर्गांतर 10 से 15 की आवृत्ति 6 है। अब 10 से 15 की जो आवृत्ति है ये 6 है, तो यहाँ पर आप देखिए ये 6 है, तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से डैश इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए जो B बिंदु है यहाँ पर ये 6 और B बिंदु आप देखिए तो यहाँ पर ये 5 और 10 के बीच से लिया गया है और यहाँ पर आप देखिए 10 और 15 के बीच में है ये बिंदु, ये यहाँ पर जो डैश से दिखाया गया है। तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 6 हो गई। अब इसके बाद देखिए बिंदु B से तथा वर्गांतर 15 से 20 की आवृत्ति 5 को बिंदु C तथा यही प्रक्रिया सबसे ऊपर तक के वर्गांतर के लिए दोहराई गई। अब 15 से 20 के बीच में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये देखिए ये 15 से 20 के बीच की जो आवृत्ति है वो 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अब यहाँ पर देख करके हम क्या करेंगे, इस वर्ग में देख करके आसानी से कि 15 से 20 के बीच 5 है, 20 से 25 के बीच 6 है, 25 से 30 के बीच 4 है, 30 से 35 के बीच 8 है। तो यहाँ पर आप देखिए 30 से
30 से 35 के बीच अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए 8, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हम जो है ग्राफ ये इस तरीके से x और y एक्सिस पर इसको निरूपित कर देंगे। अब इसके गुण क्या है, तो देखिए यदि आंकड़े आवृत्तियों के रूप में दिए हुए हो और वर्गांतरों की संख्या बहुत अधिक हो तो ऐसी स्थिति में हम आंकड़ों को आवृत्ति बहुभुज के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। आवृत्ति बहुभुज का उपयोग आंकड़ों की वितरण प्रकृति को समझने के लिए भी किया जाता है। आवृत्ति बहुभुज का उपयोग 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना के लिए भी किया जाता है। अब इसके दोष क्या हैं, तो केवल सतत आंकड़ों के लिए ही इस आवृत्ति बहुभुज को प्रदर्शित हम कर सकते हैं। जैसे कि अंतर कितने कितने का था, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इस तरीके से 5 5 का वर्गांतर था। लेकिन अगर कहीं 10 से 20 बीच में आ गया तो ये वर्गांतर सही से ये क्या करेगा, वहां पर आवृत्ति बहुभुज काम नहीं कर पाएगा। आवृत्ति बहुभुज की सहायता से कोई संख्यात्मक तुलना नहीं की जा सकती है। आवृत्ति बहुभुज द्वारा किसी भी प्रकार का उच्च सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसके बाद है आवृत्ति वक्र, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो आवृत्ति वक्र की बनावट बिल्कुल आवृत्ति बहुभुज की तरह ही होती है, बस अंतर केवल इतना होता है कि आवृत्ति बहुभुज के शीर्ष बिंदुओं को सीधी रेखाओं से न जोड़कर उन बिंदुओं को गोलाई या फ्री हैंड में जोड़ा जाए तो प्राप्त आकृति आवृत्ति वक्र कहलाती है। हम नीचे दिए गए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। तो 50 अंकों की मनोविज्ञान की परीक्षा में 50 छात्रों के प्राप्त अंकों की आवृत्ति इस तरीके से दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से अगर यहाँ से हम शुरू करें तो 10 से 15 नंबर पाने वाले बच्चे 6 हैं, 15 से 20 नंबर पाने वाले 5 हैं, 20 से 25 पाने वाले 6 हैं, 25 से 30 पाने वाले 4 हैं, 30 से 35 नंबर पाने वाले 8 हैं। तो ऐसे ऐसे 45 से 50 नंबर के बीच में 5 बच्चे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 नंबर से लेकर के 50 नंबर के बीच में सारे बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 50 से +5 ऊपर लेंगे यानी कि 55, और यहाँ 10 से 5 खाना और हम नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 5। तो ये 5 से लेकर के 55 तक यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए ये ड्रॉ करेंगे हम। तो यहाँ 5 से 5 का अंतर लेंगे वर्गांतरों का, 5, 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, इस तरीके से आप देखिए ये वर्गांतर हो गया। और यहाँ पर हमें आवृत्ति दर्शानी है तो 1, 2, 3, 4 से लेकर के यहाँ 10 तक हम दिखाएंगे। तो आपने देखा कि 5 से लेकर यहाँ पर आपने देखा है कि 5 और 10 के बीच में एक भी बच्चा नहीं है। 5 और 10 के बीच में तो क्या हो जाएगा 0, और 10 और 15 के बीच में 6 बच्चे हैं। यहाँ पर आप देखिए 5, यहाँ पर 10 और 15 के बीच में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। तो 10 और 15 के बीच में यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर 10 और 15, ये 10 है, ये 15 है। 10 और 15 के जो बीच है ये देखिए बी, आप ध्यान से देखिए तो बी की आवृत्ति कितनी है, 6 है। फिर यहाँ पर हम सी पर आएंगे तो ये जो सी है ये 15 और 20 के बीच में है, आप देख सकते हो। और ये जो सी है इसकी आवृत्ति 5 है। अब यहाँ पर 20 से 25 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 20 से 25 के बीच में फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आकृति जो है इसमें भी वर्गांतर और आवृत्ति सेम जैसे भी आपने बहुभुज में देखा है, इसमें भी वही चीज है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब आवृत्ति वक्र के गुण क्या है, तो यदि आंकड़े आवृत्तियों के रूप में दिए गए हो तथा वर्गांतरों की संख्या बहुत अधिक हो तो ऐसी स्थिति में आंकड़ों को दर्शाने के लिए आवृत्ति वक्र का प्रयोग करते हैं। आवृत्ति वक्र का उपयोग आंकड़ों की वितरण प्रकृति को समझने के लिए भी किया जाता है। आवृत्ति वक्र का उपयोग 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना के लिए भी किया जाता है। अब आवृत्ति वक्र के क्या दोष है, तो देखिए केवल सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस आंकड़ों के लिए ही प्रयोग हम कर पाएंगे इसमें। और आवृत्ति वक्र की यहाँ पर होगा, आवृत्ति वक्र की सहायता से कोई संख्यात्मक तुलना नहीं की जा सकती है। तो आवृत्ति वक्र के द्वारा किसी भी प्रकार की उच्च सांख्यिकीय विश्लेषण हम नहीं कर सकते। अब संचयी प्रतिशत आवृत्ति वक्र या तोरण, अब इसका क्या मतलब है, तो संचयी आवृत्तियों को प्रतिशत आवृत्तियों में बदलकर जो वक्र बनाया जाता है उसे संचयी प्रतिशत आवृत्ति वक्र या तोरण कहते हैं। संचयी प्रतिशत आवृत्ति वक्र की संरचना संचयी आवृत्ति वक्र के समान ही होती है। दोनों वक्रों में अंतर केवल बस इतना ही है कि संचयी प्रतिशत आवृत्ति वक्र संचयी प्रतिशत आवृत्तियों के आधार पर तैयार किया जाता है, जबकि संचयी आवृत्ति वक्र केवल संचयी आवृत्तियों के आधार पर तैयार किया जाता है। सबसे पहले ज्ञात आंकड़ों की आवृत्तियों को संचयी आवृत्तियों में परिवर्तित किया जाता है तथा फिर संचयी आवृत्तियों को संचयी प्रतिशत आवृत्तियों में परिवर्तित किया जाता है। संचयी आवृत्तियों को प्रतिशत आवृत्तियों में बदलने के लिए
नीचे दिए गए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए संचयी प्रतिशत आवृत्ति यानी कि CPF इक्वल टू F इंटू 100/N, जहाँ पे F है संचयी आवृत्ति और N क्या है, आवृत्तियों की कुल संख्या। तो ये भी बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी देखिए वही वर्ग दिया है, वही आवृत्ति दी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए 35 से 40 के बीच में एक आवृत्ति है, 40 से 45 के बीच में 2 है, 45 से 50 के बीच में 3 है, 50 से 55 के बीच में 4 है, 55 से 60 के बीच में 6 आवृत्ति है, 60 से 65 के बीच में 9 आवृत्ति, यानी कि 9 बच्चे ऐसे हैं जो 60 से 65 के बीच में नंबर लेकर के आए, और ये टोटल 80 से 85 नंबर तक चला जाएगा, और इसमें 80 से 85 में 2 बच्चे ऐसे हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आवृत्तियों की कुल संख्या है, तो ये आवृत्तियां दी हुई हैं 2, 4, 5, 7, 9, 6, 4, 3, 2, 1। इन सबको जब हम जोड़ेंगे, इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये टोटल दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 43। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे तो ये 43 आ जाएगा। 2 को 4, 5, 7, 9, 6, 4, 3, 2, 1 को जोड़ेंगे तो ये 43 आएगा, यानी कि n इक्वल टू हमें मिल गया है 43। अब n की वैल्यू अगर हमें मिल गई है 43, तो यहाँ पर हम संचयी प्रतिशत आवृत्ति निकाल पाएंगे। n की वैल्यू हमें 43 मिल गई है, और यहाँ पर 100 तो है ही, और f की वैल्यू भी अगर हमें बदल गई, संचयी आवृत्ति कितनी है, तो आसानी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल पाएंगे संचयी प्रतिशत आवृत्ति। तो हम यहाँ पर नीचे से देखेंगे ध्यान से, क्योंकि आपको पता है कि 35 से 40 के बीच में दिया हुआ है, तो 35 से 40 के बीच में, लेकिन 35 से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 बढ़ा हुआ वर्ग लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम 35 से 30 की तरफ जाएंगे। तो 30 से 35 में कोई बच्चा नहीं है, तो यहाँ पर 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए संचयी आवृत्ति 0 है। और फिर जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पर 35 से 40 के बीच में आपको पता है कि एक आवृत्ति है, तो यहाँ पर हम 1 में क्या करेंगे, 0 को पिछली वाली आवृत्ति को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 40 से 45 के बीच में आवृत्ति कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर 2 तो है, लेकिन अब पिछली जो आवृत्ति है 1, उसमें हम 1 ऐड करेंगे 2 में, इस 2 में ये पिछली आवृत्ति भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम 45 से 50 के बीच में आवृत्ति 3 है, 3 तो रहेगा ही, लेकिन जो पिछली आवृत्ति 3 यहाँ पर आई है, इसको भी इसमें हम जोड़ लेंगे तो ये यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर 50 से 55 के बीच में 4 आवृत्ति है, लेकिन पिछली वाली आवृत्ति को हमें जोड़ना है, तो ये 4 और 6 मिलकर के 10 हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे 55 से 60 के बीच में 6 आवृत्ति है, लेकिन पीछे का जो आवृत्ति आया है 10, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये 16 आ जाएगा। इस तरीके से ऊपर चलते चलते यहाँ पर आप देखिए टोटल हम संचयी आवृत्ति 43 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 80 से 85 के बीच में संचयी आवृत्ति हमें दिख रही है 43 ही सब में भी है, आपको पता ही है। अब यहाँ पर आप देखिए जो संचयी आवृत्ति है, यहाँ पर हमने क्या देखा था फॉर्मूला, यहाँ पर संचयी आवृत्ति, ये जो F है संचयी आवृत्ति है इंटू 100/N। तो N की वैल्यू सबको पता है, जो N है वो आवृत्तियों की कुल संख्या है, और F जो है ये संचयी आवृत्ति है जो हमने संचय किया है, इकट्ठा किया है। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से सबसे ऊपर, तो यहाँ पर ये संचयी आवृत्ति हो जाएगी बटे यहाँ पर आवृत्तियों की कुल संख्या गुणे 100, तो यहाँ पर 100 आ गया। फिर उसके बाद हम 75 से 80 में अगर देखेंगे तो ये 41 यहाँ पर ये जोड़ने पर आया है, तो ये 41 यहाँ पर रखेंगे हम संचयी आवृत्ति इंटू 100 कुल संचय। यहाँ पर टोटल जो n की संख्या है वो कितनी है, 43 है, यानी कि कुल आवृत्तियों की संख्या कितनी है, 43 है। तो यहाँ पर सब जगह 43 ही आपको दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 95 आ जाएगा। ऐसे ऐसे सारे को हम जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर सभी की जो आवृत्ति है वो निकल आएगी। इसके अलावा इसको हम यहाँ पर देखिए आवृत्ति वक्र के माध्यम से भी इसको हम दिखा सकते हैं 30 से 35 के बीच में। फिर देखिए उसके बाद 35 से 40 के बीच में, क्योंकि 30 से 35 के बीच में तो 0 ही है। फिर 35 से 40 के बीच में, फिर 40 से 45 के बीच में, फिर 45 से 50 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम संचयी प्रतिशत आवृत्ति और संचयी प्रतिशत आवृत्ति वक्र को यहाँ पर हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि ग्राफ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में पढ़ेंगे, माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे, मध्यांक के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बने रहेंगे और 2 से 3 क्लास, मुश्किल से 2 क्लासेस और आएंगी और आपका जो पूरा का पूरा मनोविज्ञान का पूरा पहला पेपर है यानी कि बाल विकास का, ये खत्म हो जाएगा। आपका संस्कृत में स्टार्ट करने जा रही हूँ आज से ही, तो संस्कृत विषय को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी किसी प्रकार की समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ढेर सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी, पिछली क्लासेस की भी लिंक मिल जाएंगी, तो देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है हमारा, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप शेयर कर सकते हैं। आपको कोर्स चाहिए सारे विषयों का या सारे विषयों के नोट्स चाहिए, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।